और ये मत सोचो कि 10 मेल तुमने भेज दिए और तुमको रिप्लाई नहीं आया। 50 मेल्स करोगे तो तुम 5 मेल सोचो कि रिप्लाई मिलेगा। और 5 में से 3 नेगेटिव होंगे, 2 शायद पॉजिटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फेलोशिप कितनी कितनी मिल रही है, ये जो एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं। सो उसी के लिए हम आज यहाँ पे हैं कि कोई अगर हमारी वजह से पहुँच पाता है वहाँ तक तो हमारे लिए और उससे बड़ी बात है। एग्जैक्टली जब आप SOP एक लिखते हो तो उसमें आप जैसे जो मेरे माइंड में चल रहा है कि यार मेरे 2 रिसर्च पेपर होंगे तभी तो मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए स्टैंड आउट कर पाऊंगा। तो अब एक होता है ना रिसर्च प्रोफाइल, तो अब आप बताओ कि आपके कितने रिसर्च पेपर्स थे और क्या था, बिकॉज ऑडियंस वांट टू नो कि भाई ये क्या हकीकत है। तो डिडंट हैव एनी रिसर्च पेपर। ये तो हो गई हमारे प्लेसमेंट की बात। नाउ कमिंग टू यू गाइस, कि जब कंपनीज यहाँ आ रही थी तो आपने तो यार उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट? देन आपने चूज किया कि हम हायर स्टडीज को करेंगे, ऐसा क्यों? एक्चुअली मिस इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है या फिर से आपको कुछ उसमें और अपॉर्चुनिटी? मेरा पहले से ही था थोड़ा बहुत रिसर्च में इंटरेस्ट, बट जब मैं IIT जोधपुर आया तो आई गेस मेरे प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा उन्होंने बहुत हेल्प किया कि ही एक्चुअली मेड अस अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च लुक्स लाइक। ओके, तो उससे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई थॉट कि चलो अप्लाई करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, वी जस्ट ट्राई आवर लक एंड देखते हैं कहाँ सिलेक्शन होता है। So coincidentally, all three of us have the same Same supervisor. Yeah, same Okay. supervisor, correct. And he has really motivated us Yes, like for going he- abroad. And we didn't have the plan beforehand, like हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था ना कि आएंगे तो फिर से यहाँ हमारा मेन टारगेट है कि फॉरेन जाना है और सब। नहीं पहले से नहीं था हाँ, ऐसे, हाँ, पहले we से are interested in research. हाँ ओके, सुपरवाइजर, हमारे सुपरवाइजर ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है हमारी इस सक्सेस के लिए। लाइक ही मोटिवेटेड अस फ्रॉम द स्टार्टिंग। लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती है कि क्या करना है, Correct. उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया कि तुम्हें ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, एंड देन दिस। ऑब्वियसली वर्क तो तुम्हारा है, हार्ड वर्क तुम्हें ही करना है, बट यू विल गेट दिस डायरेक्शन, देन यू कैन फॉलो इट इजीली एंड यू कैन गेट इट। सो उसी के लिए हम आज यहाँ पे हैं कि कोई अगर हमारी वजह से पहुंच पाता है वहाँ तक तो हमारे लिए और उससे बड़ी बात है। एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो ये काफ़ी यूजफुल होगा। सो अब बात करते हैं कि अगर हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है देन यू हैव टू राइट सम एग्जाम लाइक GRE, TOEFL, IELTS, राइट? सो शुभम, आपका अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, राइट? नहीं मिशिगन स्टेट। अच्छा, मिशिगन में। सो आपने प्रिपरेशन किसकी की, कितने मार्क्स आए? और अगर ये ऑडियंस जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता, मीन्स उसने कभी GRE, TOEFL जो भी SC करके आते हैं, बेसिकली उतना आइडिया नहीं होता, हर किसी को डिपेंड करता है कि हमें भी एग्जैक्टली। तो फिर से ये आपने प्रिपरेशन कैसे की, स्टार्टिंग विद शुभम? सो एक्चुअली मैंने US यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने का पहले सोचा था, तो वहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द मिनिमम क्राइटेरिया इज दैट यू हैव योर GRE एंड TOEFL स्कोर्स। तो मैंने GRE दिया बाय द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। आई गेव माय GRE और उससे 1 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन किया था, खुद से ही प्रिपरेशन किया था, कोई कोचिंग नहीं लिया था। तो एक प्रैक्टिस बुक आता है, मैनहट्टन प्रेप नाम से बुक होती है वो GRE की, तो मैंने उससे प्रैक्टिस किया था और मैंने 1 महीने प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने GRE एग्जाम दे दिया था अपना। सो आई गॉट 304 आउट ऑफ 340, सो दैट वाज माय स्कोर इन GRE। देन 20 दिन बाद मैंने TOEFL का एग्जाम दिया। तो TOEFL के लिए एक्चुअली बिकॉज वो एक स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो US में TOEFL प्रेफर करते हैं, ऑल्दो अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। IELTS भी एक्सेप्टेबल है US में, बिकॉज शी गेव IELTS एंड शी आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन द US, बट शी प्रेफर्ड UK ऑब्वियसली। तो TOEFL दिया था मैंने और 101 आउट ऑफ 120 मेरे को स्कोर आया था उसमें, बिकॉज 4 सेक्शन होते हैं आपकी, चारों स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों चेक होती है उसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो वो मैंने दिया था। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर आई फिनिश्ड बोथ ऑफ माय एग्जामिनेशंस एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू द US यूनिवर्सिटीज। ओके, तो सब तक यू आर आल्सो गोइंग टू USA ना? Yes. सो विच यूनिवर्सिटी? University of Arizona. सो ये आप मुझे एक ये चीज़ बताओ कि एक बड़ा सा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो माइट भी स्टूडेंट्स जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनके माइंड में भी आ रहा होगा कि जब आप MSc कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका खुद का एक प्रोजेक्ट वर्क है, थीसिस वर्क जो आपका चल रहा है, साथ ही साथ आपने GRE की प्रिपरेशन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में ले लिया, तो ये बैलेंस कर पाना क्या ईजी है? क्या यहाँ पे इतना टाइम मिल जाता है कि नहीं?
actually like you have to plan beforehand. Okay. So आपको क्या करना है? आपको GRE के preparation के लिए 3 months is enough. Okay. And for TOEFL, I did a quick preparation in 7 days only for TOEFL. अच्छा. Okay, so like it is not very hard exam, but you have to be you have to know the strategies, like how to Okay. give, what is the question format, and what text type. That you have to know beforehand. So for that you have to prepare, and if you give 1 or 2 hours in preparation every day for GRE 1 hour and for TOEFL 1 hour, then that is enough, I think. And so you can take that much time out from your curriculum. Okay. Okay. इसका उतना दिक्कत नहीं होता है. अच्छा शैलजा. I would like to हाँ, add one point. हम्म. अभी बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन है कि अभी GRE वेव ऑफ कर दिया है यूएस में, हाँ, तो हम उसके लिए अप्लाई करें या ना करें. हाँ. तो मैं बोलूँगी कि इफ़ यू हैव एन ऑप्शन एंड यू हैव इनफ मनी दैट यू कैन गो फॉर दिस एज GRE का फॉर्म 16,000 का आता है, सो एवरीवन कांट अफोर्ड इट, बट आई एम सेइंग इफ यू कैन अफोर्ड इट then go for it, because it will help you to develop your qualitative reasoning, Okay. right? Correct. And it Plus point to the yeah, Yes, plus yes. point. And ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के पास अगर GRE है स्टूडेंट और एक नॉन GRE है, सो दोनों की प्रोफाइल सेम है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग फॉर दी GRE 1. Okay. तो अगर तुम्हारे पास GRE है तो वो सिर्फ लिखा हुआ है कि वेव ऑफ कर दिया है, तो इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स कांट अफोर्ड इट, तो उन्होंने वो ऑप्शन हटा दिया. हाँ, okay. बट इफ यू कैन गो फॉर दिस एग्जाम. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी माइंड में मेरे आ रहा है कि जैसे GRE टॉफल फिर से ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इसमें जब आप प्रिपरेशन करते हो प्लस जब ये एग्ज़ाम देते हो तो इसके जो पेपर्स होते हैं शायद 15,000 10,000 इसके पैसे लगते हैं. तो ओवरऑल अगर एक लमसम हम बात करें तो इसकी प्रिपरेशन में कितना पैसा लग जाता है? अगर जैसे आपने कहा 3 महीने लग जाएंगे और उसके बाद आपने एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़, US यूनिवर्सिटीज़ में, मैं UK के बाद में आता हूँ, पहले US को डील करते हैं, तो अगर 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया तो एक लमसम कितना खर्चा आएगा? Like हाँ for सब तक. myself, I would like to say that from starting to end application, all the fees and everything per university, you will have to pay like around 5,000 or something. So you can do by 50 to 70,000. I would say that should be अच्छा. your approximate budget. So for 50 से my case, it was around 70,000. ठीक है. एंड शुभम? क्योंकि जो 2 एग्जामिनेशन होते हैं GRE और TOEFL, तो 15,000 रुपए का अप्रॉक्सीमेटली एग्जामिनेशन होता है, तो 30,000 तो आपके एग्जाम्स में चले गए. ठीक देन है. यू अप्लाई टू द US यूनिवर्सिटीज, यू हैव दिस कि 5,000 इंडियन करेंसी में आपका मतलब मिनिमम जो एप्लीकेशन कॉस्ट होता है वो होता है. अच्छा. ठीक है. तो और कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो फ्री भी होती हैं, सो आई वुड रेकमेंड कि जो फ्री यूनिवर्सिटीज हैं उधर तो उसके लिए हम शैलजा के पास जाएंगे करना ही रिगार्डिंग. तो यूएस में भी होती है. अच्छा. हाँ. तो यूएस में जो फ्री यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए तो अप्लाई करो ही करना ही अच्छा. करना बट अगर तुम because the Michigan one was also free. yeah, अच्छा. So I ended up applying there हाँ, हाँ. without giving a second thought, and I got selected. तो शैलजा आप कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का जो हाँ. आपका एक्सपीरियंस खुद का था Yes. उसके बारे में बताओ कि फीस actually क्या है? I applied to US and UK, Europe as well. So यूरोप में मुझे एक चीज अच्छी लगी यूके में कि वहाँ पे तुमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं. ठीक They है. only consider your application without any application fee. So वो Okay. बहुत अच्छा पॉइंट है. If you don't have enough money, कि आप GRE नहीं दे पा रहे हो, see IELTS और TOEFL is the main exam. So English proficiency exam तो clear करना ही पड़ेगा. Because they are English-speaking countries, and Yeah. you have to know English to survive there. But if you can't afford enough money apart from this IELTS TOEFL, because this is necessary, so you can apply for UK and Europe, because they can give you admission without any application fees or this. अच्छा ठीक है. तो ये तो हो गई सारी प्रोसेस कि फीस कितने लगेगी और आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. चलो अब मेरा GRE निकल गया, टॉफल आइल्स सब जो चाहिए वो हो गया. अब मैं क्या करूँ? Then you मेरा have to next step contact क्या the होगा? Professors for recommendation. So you have to give around 3 recommendations, or in some Europe places you have to give 2 recommendations. ओके. So you have to contact the professors with whom you have done research. That is very important. ठीक है ठीक है. तो हाँ. जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया था वो मैंने ऐसे किया था कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के ऑर्डर में पहले मैंने उनको लगाया था कि जो QS रैंकिंग होता है उसके हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटीज़ को एक ऑर्डर किया था. फिर उसके बाद मैंने स्टार्टेड लुकिंग एट दी डिपार्टमेंटल वेबसाइट और वहाँ पे Okay. प्रोफेसर्स को देखा जो मेरे रिसर्च को अलाइन करते हैं, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट को Right, जो अलाइन right. करता हाँ, है. फिर देन आई
एंडेड अप मेलिंग देम कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ. बट यूएस में क्या होता है कि आपको प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं करते, अनलाइक यूके में, यूके या फिर यूरोप में क्या होता है कि प्रोफेसर्स आपको चूज करते हैं, इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट चूज नहीं करता है. बट यूएस में डिपार्टमेंट चूज करता है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अप्लाई करो. और अगर मैंने कहीं पे भी देखा कि हल्का सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया. So, अगर तुम्हें मनी सेव करनी है अपनी तो ऐसे ही अप्लाई मत करो. एक बार correct. प्रोफेसर से बात करके फिर अप्लाई करो ताकि तुम्हारे चांसेस हो. एंड यू शुड बी इन द माइंड ऑफ द प्रोफेसर. तुम घूमते अच्छा, रहने हाँ, चाहिए correct. कि अगर वो एडमिशन कमेटी में बैठे तो उसको पता हो कि हाँ इसने मेरे से कांटेक्ट करा Right, right, था एंड इसका एडमिशन तो ले सकते हैं हम. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बात आई कि आपको जो फॉरेन होस्ट प्रोफेसर है उससे आपको कांटेक्ट करना है, राइट? तो अब ये बताओ कि उसको कांटेक्ट करने का जो सही तरीका है. एक तो मेल हुआ, तो जब आपने मेल लिखा होगा तो फिर से ऐसा भी तो होता होगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. मीन्स आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि हाउ टू डील विद दिस, कि आपको प्रोफेसर से कैसे कांटेक्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट तो अभी अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर को या एचओडी को अप्रोच नहीं कर पाता. दैट इज अ रियल सिनेरियो. आपको होस्ट प्रोफेसर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में करना है तो एक प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए सब तक? So I would like to say that you have an official email ID of the IIT Jodhpur. So if you email from that ID, that looks more like Professional. legitimate. Yes. एंड वो स्पैम में जाने का भी वो भी. हाँ हाँ. And you have to add your CV and all with that, and you have to mention your experiences. And you can do one thing, that you can put a gentle reminder. If the professor doesn't reply, you can put a gentle reminder after 7 to 8 days. अच्छा, एक रिमाइंडर भी आप उसको, राइट? एक्चुअली अपनी आईडी से सेंड करने का फायदा होता है. कभी कभी जो तुम्हारी @gmail.com वाली आईडी होती है वो स्पैम में चली जाती है. अच्छा, तो प्रोफेसर को तुम्हारा मेल मिलता ही नहीं मिलता है. ही बट नहीं. इंस्टीट्यूट की आईडी से पक्का क्लियर है कि उसको मेल तो पहुंच चुका है. तो वो अच्छा ऐसा And था you कि- can also put the like mail tracker or something to check that if that mail is, but be sure that you remove that watermark. Yeah, right, Yeah, right. right now So if the professor Otherwise sees that they'll you are know. tracking their mail, Yeah. so that is a bad situation. ओके, वी विल अगेन टर्न अराउंड, क्योंकि धूप तो ज़्यादा आ रही है. सो बातें हमें कई सारी करनी है, तो हम इसी स्टेज में रहेंगे, राइट? सो अच्छा, अब ये बताओ, अब एक स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहा है, ठीक? वो बीएससी करके आया किसी एक टियर 2 सिटी से, फिर से यहाँ आया, उसका 1 साल तो जैसे, अच्छा 1 साल तो आपका कोविड में निकल गया होगा. 1.5 साल निकल गया. 1.5 साल ऐसे ही कोविड में निकल गया. 6 मंथ मिले हमें. तो जब आप एसओपी एक लिखते हो तो उसमें आप, जैसे जो मेरे माइंड में चल रहा है कि यार मेरे 2 रिसर्च पेपर होंगे तभी तो मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टैंड आउट कर पाऊंगा. तो अब एक होता ना रिसर्च प्रोफाइल, तो अब आप बताओ कि आपके कितने रिसर्च पेपर्स थे और क्या था, बिकॉज ऑडियंस वांट टू नो कि भाई ये क्या हकीकत है. तो You didn't have any research paper, and I would like to say that you have to, if you have research paper, then that is fine. But if you don't have, then they don't really expect you to have a research paper in your undergraduate or masters. So, Okay. but if you have done some research work, that is very important. Publication is not important. ओके शैलजा, मैंने हाँ. जब मैंने सोचा अप्लाई करने का हाँ हाँ बाद, हाँ. तो मेरे पास इंटर्नशिप भी नहीं थी, रिसर्च पेपर भी नहीं था, एंड कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सीवी में, कुछ भी नहीं था. सो एक पेज में मेरा सीवी खत्म. पर वो सब, ये सब मैंने मैटर नहीं करता है. तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर अच्छा हो और तुम्हारे एग्जाम्स आइल्स और टॉफल और जीआरई जो भी तुम दे रहे हो वो तुमने अगर अच्छे से क्लियर कर रखा हो, इंटरव्यू में तुम अच्छे से परफॉर्म करो, वो नॉलेज चेक करते हैं बस, तो तुम्हारा हो जाएगा. तो अगर तुम्हारे पास नहीं है इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर, तो वो मैटर नहीं करता है. बस तुम्हारे पास कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए. I would like to add one more point, that in IIT Jodhpur there is 2 research projects in the MSc curriculum itself. अच्छा. So you have to do one minor project and one major project. So in our CV it was added that we have done 2 research projects. But Okay. we have not done any projects from any other institute or internship. तो कहने का मतलब वो चीज़ आपने That is कितनी a ईमानदारी positive और thing. कितने ऑनेस्टली से किया है, वो नॉलेज आपको इंटरव्यू में चेक होगा, राइट? तो शुभम, अब ये बताओ, जैसे जब आप इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस कैसे थे आपके? एक्चुअली मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू दिया था और दोनों में मेरा सिलेक्शन किस किस में? तो मिशिगन स्टेट एक जिसमें मैं जा रहा हूँ, हाँ, और हाँ. एक वर्जीनिया टेक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे यूएस Okay. में, वहाँ पे इंटरव्यू दिया था. तो वहाँ पे कैसे हुआ था कि आई मेल्ड द प्रोफेसर, मुझे उनका रिसर्च अच्छा लगा था, मैंने उनको मेल किया और मैंने बोला कि आई एम अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी, और फिर उन्होंने बोला कि येस यू शुड गो ऑन.
तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे मेल आता है कि दे वांट टू इंटरव्यू मी और फिर मेरे को एक्सपीरियंस ऑन दैट साइड, हाँ यहाँ पे आ जाओ, बैठ जाते हैं जरा। हाँ हाँ अब बैठ बताओ। मेरे को इंटरव्यूज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ। यूएस में या फिर कैसे भी इन जनरल भी कैसे हाँ। इंटरव्यू देते हैं, तो आई वाज लिटिल नर्वस कि कैसे होगा इंटरव्यू। तो मैं जूम के थ्रू इंटरव्यू हुआ था मेरा प्रोफेसर के साथ में। तो इट वाज अ वेरी नॉन टेक्निकल इंटरव्यू, सो दे डिडंट आस्क मी मच क्वेश्चंस अबाउट केमिस्ट्री बट about my research and the interest that I have and why that professor, that particular professor, क्यों, why that particular university, right. इस तरह के questions उन्होंने पूछे थे मुझसे। और पूछा था कि केमिस्ट्री में आपको जैसे ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों ज़्यादा पसंद है। और मिशिगन स्टेट में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उनका ये था कि क्योंकि वहाँ पे यूएस में क्या होता है कि यू हैव टू डू दी टीचिंग असिस्टेंटशिप, यू हैव टू टीच देयर, सो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन if I'm able to teach, if I'm able to speak well, or if I'm able to convey my thoughts and science. Okay, that is well. important. Yes, that was more important to them. So interview non-technical था, but जब आप बोलते हो तो पता चल जाता है कि क्या आता भी है कि हाँ, right. Correct. तो शैलजा, what was your experience regarding interviews? मैंने यूएस में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, हाँ। तो यूएस में मेरा और सब तक का विदाउट इंटरव्यू हुआ है। तो वी कैन से कि कभी कभी डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर कि वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। अगर उनको तुम्हारी प्रोफाइल ठीक लग रही है तो फिर वो तुम्हें ऐसे हाँ डायरेक्ट ऑफर भी आ जाता है। तो ये पॉइंट पर यूरोप और यूके में तुम्हारा इंटरव्यू के बिना तो नहीं होगा। वहाँ पे इंटरव्यू इज द मेन थिंग। तो मैंने 4 to 5 इंटरव्यूज दिए हैं उधर, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहाँ के इंटरव्यू तुम्हारे रिसर्च अलाइनमेंट कितना उस प्रोजेक्ट से हो रहा है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। यूएस में तुम्हारा क्या होता है कि यूएस में यू डू नॉट स्टार्ट विद अ प्रोफेसर अर्ली ऑन, तो तुम एक सेमेस्टर टाइम लेते हो, देन यू हैव द लैब रोटेशन और कोर्स वर्क करते हो। तो जो यहाँ के करिकुलम है, जैसे यहाँ के पीएचडी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, कोर्स वर्क किया, 5 साल ही लगता है लाइक इंडिया। तो उसमें क्या होता है, लाइक जैसे मैंने एक मीटिंग ली थी यूएस में, तो इन्होंने भी ली है। तो उसमें बोलते हैं कि 2 साल तुम्हारा कोर्स वर्क होगा, उसके बाद दे विल गिव यू ऑप्शन कि 6 ऑप्शन दिए हैं सबके रिसर्च वर्क के बाद कि किसके अंडर तुम अप्लाई करना चाहते हो। तो तुम वो ऑप्शन अच्छा है क्योंकि तुम उसमें प्रोफेसर से बात कर सकते हो। आई वुड लाइक टू से दैट मेरा जो करिकुलम है उसमें मेरे को वहाँ पे कोर्स वर्क और बाकी सब कुछ करने के बाद आफ्टर आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट, देन आई हैव टू इंटरव्यू विद 6 प्रोफेसर्स लाइक देयर ओनली, एंड देन आई वुड सिलेक्ट माय सुपरवाइजर। दैट इज अकॉर्डिंग टू योर डोमेन कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, राइट। ओके, तो काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर यूरोप और यूके की बात, मैंने यूरोप में और यूके में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उन सब में प्रोफेसर का प्रोजेक्ट डिसाइडेड था, तभी मैंने अप्लाई करा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट यू अप्लाइड, डन, देन नेक्स्ट प्रोसेस इफ दे फाउंड योर प्रोफाइल सुटेबल देन दे विल कांटेक्ट यू, एंड कांटेक्ट के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कहूँगी कि तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट क्या था, दे विल आस्क अबाउट दैट। फिर वो प्रोजेक्ट तुम्हारा इस प्रोजेक्ट से कैसे लाइक क्या रिलेशन है, कैसे तुम काम कर सकते हो वो पूछते हैं, और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो तुम लैब में परफॉर्म करते हो, और व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी। समझ गया, बाकी एक जनरलाइज तो ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जैसे हम यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जान ली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फेलोशिप कितनी मिल रही है। ये जो एक स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में शुभम किस यूनिवर्सिटी में कितनी, मिशिगन का आपका फाइनल है, हाँ, तो वहाँ की फेलोशिप कितनी है? सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $26,000 पर ईयर। ओके, तो ऐसे फेलोशिप होता है, आई गेस इट्स इनफ टू सर्वाइव देयर इन द यूएस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस दैट यू डू देयर इन द यूएस। एंड शैलजा? मेरा 15,609, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इतना तो मुझे पाउंड्स सो इतना पाउंड्स मिलेगा पर एनम, एंड मैंने जितना चेक करा है तो उसमें है कि 1,000 पाउंड्स में पर मंथ तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ओके, अगर तुम सेविंग्स करना चाहो तो 3,000 पाउंड्स तुम्हारा। अरे तो INR में बताओ जरा, कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा अभी तक। करा तो था पर मैं भूल गई सच में। अरे सब तक आप बताओ। फॉर मी आई हैव per year 25,500 USD. Okay. And in INR it will be around 2,000. It will be around 1,70,000 per month.
अच्छा। So that is a pretty big amount it seems, but what happens that there is वहाँ पे living expendi- cost is हाँ। high, so you save only around. अच्छा एक चीज ये बताओ, जब ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने फैमिली वालों के साथ शेयर की कि भाई यहाँ हो गया ये फाइनल, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली, मम्मी तो बहुत खुश हुई थी, Proud, पापा हाँ। बहुत खुश थे, दे वर सो प्राउड। हाँ। बट देन अगेन कि दूसरी कंट्री जा रहा है बेटा, कैसे जाएगा, हाँ, कैसे right. थोड़ा कैसे दिक्कत है। रहेगा, 5 साल रहना है वहाँ पे, अकेले रहना है, हाँ। तो ये सब क्वेश्चंस थे। बट आई थिंक उनको समझाया मैंने कि हाँ। हो जाएगा, 5 साल की बात है, हो जाएगा, बट दे आर हैप्पी। शैलजा, व्हाट अबाउट यू? घर के फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा? Obviously, like we all three are the first one who are going to Exactly. abroad हाँ। in And our for family doctorate degree also. for doctorate degree. Yeah. हाँ। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, लाइक बहुत बड़ी ड्रीम उनकी ट्रू हुई है कि उनके बच्चे इतनी दूर तक जा रहे हैं। हाँ। सो आई थिंक एवरीवन वुड बी प्राउड ऑफ दिस। ग्रेट ग्रेट। मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, कई सारी चीजें सीखने को मिली। हाँ, अच्छा एक चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो अभी तक जितनी भी हमने कन्वर्सेशन की, सिर्फ हमने सक्सेस की बात की कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, बट इसके पीछे भी बैक ऑफ द साइड कई सारे रिजेक्शंस भी हुए होंगे। रिजेक्शंस के बारे में बताओ कि रियलिटी में आपने कितना अप्लाई किया एंड व्हाट इज योर सक्सेस रेशियो। मींस ऐसा तो है नहीं कि एक जगह मिशिगन में किया वहाँ हो ही गया और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है जिंदगी में, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं। तो स्टार्टिंग में सब तक आप बताओ, आप अपने रिजेक्शंस के बारे में बताओ, बिकॉज क्योंकि ऑडियंस ये को पता होना चाहिए कि यार आपको ट्राई करना है। So I had only applied to the US. I didn't apply to UK or in European countries. Right. So I had applied only to 8 universities of the US, but मैंने जो चूज किया था, लिस्ट बनाया था, उसमें मैंने चूज किया था ऐसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज टॉप के होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी मिडिल के जो मुझे मिल सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो मिल ही जाएंगे। तो बट मैंने 8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो उसमें मुझे एरिजोना में ही मिला, बट ऑल द अदर 7 इंस्टीट्यूट्स आई गॉट रिजेक्शन। अच्छा ये रिजेक्शन जब मिलता है तो मेल में क्या लिखा रहता है? They send a proper letter for rejection, and they mention that they don't have positions, so they अच्छा। regret to inform you that they cannot take you. हाँ, So हाँ, पहले मेरे को ऐसा ही आ रहा था रिजेक्शंस, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि नहीं मिल रहा मुझे, बट मुझे एरिजोना का ऑफर लेटर डायरेक्ट लिया। आई डिडंट हैव टू गिव एनी इंटरव्यूज। ओके अच्छा। शैलजा आप बताओ, इंपीरियल कॉलेज वाला बताओ उसका क्या? हाँ, अभी मैं बताती हूँ। अभी मैंने यूएस में एक्चुअली, मैं कहूँगी कि अगर तुमको जाना है बाहर तो प्लीज़ पहले डिसाइड कर लो कि तुमको यूके, यूरोप और या यूएस में से कहाँ जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो उस चक्कर में मैंने यूएस में तो अच्छे से अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा यूरोप की साइड ही ज़्यादा था। तो ऐसे मत रहना कि यूरोप में ज़्यादा अप्लाई कर लो और तुम्हारा यूएस में भी जाने का मन है। तो यूएस मैंने अप्लाई करा क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूरोप में इंटरव्यूज के साथ होता है, तो जीआरई भी है, आइल्स भी है, तो यूएस भी दे देना चाहिए। तो यूएस में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और मेरा सिर्फ एक में हुआ। अच्छा, और वो 4 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी, याद है कुछ? फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डलास। अच्छा, तो ये 4 यूनिवर्सिटीज मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में हुआ है और विदाउट एनी इंटरव्यू। तो ये तो यूएस, बट यूरोप में मैंने आई थिंक 13 to 14 प्लेसेस में अप्लाई किया एंड इंटरव्यूज मेरे बहुत सारी जगह पर हुए, पर मुझे सिर्फ एक जगह से अप्रूवल हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके। सो आउट ऑफ 13 मेरे 12 रिजेक्शंस हैं। सो यू अच्छा 13 जगह अप्लाई किया आपने, 13 जगह? बिकॉज फीस नहीं होती है। अच्छा राइट। तो वो हमें प्लस पॉइंट है, तुम अप्लाई कर सकते हो भाई कर लो आप, जो भी आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर सुन रहे हैं आप, वो अगर फिजिक्स मैथ्स किसी भी डिपार्टमेंट को क्यों, तो आप अप्लाई करो जहाँ फ्री में है और फिर से देखते हो। और इंटरव्यू का तुम्हें एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है, तुम्हें दूसरी कंट्री के प्रोफेसर से मिलने का मौका मिलता है ऑनलाइन एंड यू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, तो वो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली दे कांट सेलेक्ट यू क्योंकि उनके पास पोजीशन नहीं है। यूरोप में फंडिंग का थोड़ा इशू रहता है, आई विल से वहाँ पर वो सिर्फ 1 या 2 पोजीशन होती है उनके पास। तो अगर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, एक्चुअली आई गॉट वेरी नाइस इंटरव्यू बेल्जियम में एक यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। शी इज़ ऑलरेडी रेडी टू टेक मी, बट आई विल टेल यू कि 47 एप्लीकेशंस थे जो प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड थे। आउट ऑफ देम शी सिलेक्टेड 6 कैंडिडेट्स।
तो उन 6 में आई गॉट सिलेक्टेड, बट शी हैज ओनली 1 पोजीशन। ओके तो जब दोबारा इंटरव्यू हुआ तो उसमें सब ऐसा था कि सब बढ़िया बढ़िया जा रहा है, बट शी डिडंट सेलेक्ट मी। लाइक उनके यहाँ एक बेसिस होता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिस पे तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट कितना अलाइन करता है उससे, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे तुम बात कर रहे हो, उन बेसिस पे वो तुम्हारी मार्किंग करते हैं एंड देन दे गिव यू रिजल्ट। तो आई गॉट 2nd पोजीशन, और जिसको फर्स्ट मिली थी उसने वो अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। राइट तो 2nd पोजीशन मुझे नहीं मिली। तो मैं ये कहूंगी कि अगर तुम देख रहे हो कि ओनली 1 पोजीशन है एंड यू थिंक कि मुझे अप्लाई नहीं करेगा तो मुझे कहाँ ही मिलेगी, तो यू डोंट नो, क्योंकि जो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरी था उसमें भी एक ही पोजीशन थी। तो अच्छा हाँ, मींस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा चाहिए एक ही था। बंदा चाहिए। और ओके ठीक तो है। अगर तुम सोच रहे हो कि एक पोजीशन, तो जैसे तुम सोच रहे हो वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही पोजीशन है, नहीं मिलेगा, तो तुम अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो एक पोजीशन थी, सिर्फ 47 एप्लीकेशंस ने अप्लाई करा था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। या क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए सब इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं, तो कि उनका डोमेन अलाइन कर रहा है। राइट तो तुम ये मत सोचो कि एक पोजीशन है नहीं होगा, ऐसा सोच के अगर मैं सोचती तो मेरा यहाँ पे भी नहीं होता। And I would like to add share one story that in University of Arizona, the requirement was that TOEFL speaking score is 23, ठीक but है। I had TOEFL speaking score of 22. Okay. My total TOEFL score is 99 out of 120. So, but I thought that I should apply. The requirement I don't fulfill, but I still applied. So that is important. तुम्हें अप्लाई कर देना है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा हो सकता है, प्रोफाइल से मैच कर सकता है, तो तुम्हें कैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? मेरा 273 रैंकिंग का यूनिवर्सिटी है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें आसपास विद इन 500 में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव प्लान टू कम बैक इन इंडिया एंड बी ए प्रोफेसर इन एन यूनिवर्सिटी, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डन योर PhD विद लेस देन 500 सो द पॉइंट इज कि आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जो मैंने आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये देखना चाहिए भाई अपनी CPI भी अच्छे से मेंटेन करें, आपको जो माइनर और जो मेजर प्रोजेक्ट है वो ईमानदारी से करें, और अगर रिसर्च पेपर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर टाइम फ्रेम में रह के वो अप्लाई करना शुरू कर दे। ये ना देखे कि भाई पता नहीं वहाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये नहीं है वो नहीं, बस वो बहुत जरूरी है। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हाँ। एंड वन मोर पॉइंट, हमारा जो हुआ है वो बिना इंटर्नशिप के हो गया है, बट अगर तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि हमारी क्लास में लोगों के पेपर आ गए हैं सिर्फ इंटर्नशिप से, ऑनलाइन इंटर्नशिप से। ओके। तो अगर तुम्हें मौका मिलता है कि किसी IT में तुम मेल करो प्रोफेसर को, तुम फ्री हो, जैसे जून जुलाई के टाइम पे ज्यादा काम नहीं होता है, ज्यादा बर्डन नहीं होता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए टाइम को तुम मेल करो प्रोफेसर को, और अगर उसको जरूरत हो तो वो तुम्हें रिप्लाई करेगा। और ऐसे ही हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसने अप्लाई किया, उसका इंटर्नशिप में हो गया एंड शी गॉट पेपर from those 2 months. by working online only. Yeah, so go for it अगर you are getting an internship. And one more point, letter of recommendation की मैं बात करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें तुम्हारा प्रोफेसर की प्रोफाइल जो है प्रोफाइल मैटर करती है, क्योंकि अगर हमारे प्रोफेसर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के मेंबर है लंदन, सो वहाँ पे मुझे लगता है लाइक इंपीरियल कॉलेज 7 यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसकी, सो इट्स अ वेरी बिग कॉलेज। एंड इफ आई सी माई प्रोफाइल, मुझे अपनी प्रोफाइल इतनी नहीं लग रही थी कि आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, तो अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया इंपीरियल का, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, पर मुझे इंटरव्यू कॉल आई वहाँ से, तो मुझे लगता है कि SOP, मेरे ग्रेड्स और मेरा इंटरव्यू ने तो रोल प्ले करा ही है, बट इंटरव्यू तक पहुंचने में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि सर की प्रोफाइल मेरे बहुत अच्छी थी। तो अगर यू गेट चांस कि तुम कोई बड़े प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में आ जाओ, बाय इंटर्नशिप, बाय कॉन्फ्रेंस, बाय एनीथिंग, सो कनेक्शन बनाओ। Right, And right. it is really important that one recommendation should come from a research supervisor, the professor who has done research work with you. So, but you have done research work under his guidance. So that is really important. तो शुभम आप बताओ आपने रिजेक्शंस के बारे में। एक्चुअली मैंने 7 जगह अप्लाई किया था US में, और 7 में से 2 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इट वाज लाइक 2/7, तो ऐसा मेरा स्कोर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि
अप्लाई करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज जब मिशिगन में मैं अप्लाई कर रहा था, बिकॉज इट्स सच अ बिग स्कूल, और मैं अप्लाई कर रहा था और वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मांगी थी, एकेडमिक स्टेटमेंट मांगा था, पर्सनल स्टेटमेंट मांगा था मुझसे, और सीवी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मेरा प्रोफाइल शायद उतना स्ट्रांग नहीं है कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो, बट देन फिर मेरे को इंटरव्यू, प्रोफेसर्स का रिप्लाई भी नहीं आया था। प्रोफेसर्स का एक्चुअली जब मैंने मेल किया था तो मेरे को प्रोफेसर्स का रिप्लाई नहीं आया था, मेरे को इन प्रोफेसर्स को मेल किया था और किसी का रिप्लाई नहीं आया था, तो वाज नॉट वेरी होपफुल सिंस इट वाज अ फ्री एप्लीकेशन, सो आई अप्लाइड देयर। बट जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आया तो मैं बहुत खुश था। फिर इंटरव्यू, और यूएस में ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव गॉट एन इंटरव्यू कॉल, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपका लाइक एटलीस्ट आप उनकी लिस्ट में हो, मतलब शॉर्ट लिस्ट एक तरह से उन्होंने आपको कर लिया है। बस वो आपको जानना चाहते हैं कि किस तरह से, मतलब क्या सच में जो भी आपने सीवी या फिर एसओपी में लिखा है, एक इंटरेक्शन हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यूएस में होता है कि अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया है तो इट्स ऑलमोस्ट डन, लाइक 90% है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा, अभी एक और चीज, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर तुम यूके या फिर यूरोप सोच रहे हो तो यूएस में तो देखो पता है कि तुम्हें जीआरई टॉफल दिया और तुमने अप्लाई किया, हो गया। बट जैसे मैं यूके में जब मैं अप्लाई करने लगी तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो यूके एवरी ईयर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकालता है, लाइक कॉमनवेल्थ होती है, ब्रेकिंग बैरियर स्टूडेंटशिप होती है, एक वुमेन्स के लिए भी अलग से होती है। तो बहुत सारे यूके, ये स्कॉलरशिप यूएस में तो नहीं चाहिए क्योंकि यूएस में उनका होता है कि टीएशिप तुम करोगे, इंडियन गवर्नमेंट का ही एक स्कॉलरशिप है शायद। हाँ, मैं अभी बताती हूँ। तो यूके में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकलती है। अब वो निकलती है इस टाइम पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मैंने यूके के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा जनवरी दिस ईयर। तो वो सारी स्कॉलरशिप्स मेरी हो गई। तो मैं बताऊंगी कि मेरे को एक ऑफर यूके से आया, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, सो 200 रैंकिंग है उसकी, बट वहाँ पे मुझे फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो यूके में यू ऑल्सो चेक कि तुम्हें फंडिंग मिल रही है, क्योंकि कुछ सेल्फ फंडेड होते हैं और कुछ फुली फंडेड होते हैं। तो दिस यूनिवर्सिटी ऑफ सरी इन विच आई एम गोइंग, दिस इज फुली फंडेड, बट आई गॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग ऑल्सो। तो वो फंडिंग नहीं था, वहाँ पे तुम्हें अपनी फंडिंग अपनी अरेंज करनी थी, बट मैं बहुत लेट हो चुकी थी। सारी फंडिंग, जैसे फेलिक्स स्कॉलरशिप होती है, वो डेडलाइन जा चुकी थी उसकी, तो मैं कहीं से अपनी फंडिंग अरेंज नहीं कर पाई। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर यूके, तो तुम सोच लो कि तुम्हें प्रोफेसर से बात करनी है दिस अक्टूबर तक, ताकि उसके बाद अगर तुम्हारा ऑफर लेटर आ जाए तो तुम अपनी फंडिंग जनवरी तक अरेंज कर लो। तो ये मैं पॉइंट, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं मिली। ऐसे इनलैक स्कॉलरशिप एक इंडिया की स्कॉलरशिप है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एमएससी अब्रॉड, मैं ये भी कहूँगी कि अगर तुम्हें मौका मिलता है एमएससी बाहर करने का भी, तुम बीएससी में और तुम सोच रहे हो, गो फॉर एमएस ऑल्सो। एक ये प्रोग्राम जो ये इरासमुंडस प्रोग्राम होता है, तो अगर तुम केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो इरासमुंडस प्रोग्राम होता है, तुम चेक करना। वो तुम्हारी फुल ट्यूशन फीस माफ़ करते हैं, तुमको स्टाइपेंड भी देते हैं रहने के लिए। तो ये 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें तुम 4 कंट्रीज विजिट करते हो। लाइक स्पेन में तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, ये यूरोप में ही होता है बेसिकली। तो इरासमंडस में तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है स्पेन में। तो 6 months यू विल रिमेन इन स्पेन। देन देयर इज अ कोर्स सस्टेनेबल कैटालिसिस, उसमें ही तुम्हारी एमएस है। हमने केमिस्ट्री में करी है, बट उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। सो यू थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन कैटालिसिस, तो यू कैन गो फॉर दैट प्रोग्राम। ऑब्वियसली उसका रेट सिलेक्शन का थोड़ा कम होता है, बट उनका फिक्स है कि उनको इंडिया से 2 कैंडिडेट तो लेने ही है। तो पहले क्या होता है, 6 months तुम्हारा स्पेन में होगा, फिर 6 months तुम्हारा फिनलैंड में, फिर 6 months तुम्हारी रिसर्च चल रही है वो फ्रांस में, एंड देन इन द लास्ट तुम्हारा जहाँ स्टार्ट होता है स्पेन में वापस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे पहले पता होता कि एमएससी आईआईटी जोधपुर से करने से पहले मुझे उसके बारे में पता होता, आई वुड गॉन फॉर इट। आई विल ऐड दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो मिस्टेक्स आपने फेस की, तो हम उस पॉइंट पे आएंगे। उससे पहले एक चीज़ मुझे ये बताओ, आप 2 साल पहले जब आपने आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लिया और आज आपका लास्ट डे एट आईआईटी जोधपुर, राइट? सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, और आपको क्या लगता है कि व्हाट चेंजेस दैट इज इनसाइड यू कि आईआईटी जोधपुर में आने के बाद आपने को लगता है कि यार आना, मेरा ये डिसीजन ऐसा था। जब आज से 2 साल पहले मैंने ये प्लान आउट किया था तो यार मैं तो सोचा था कि नया इंस्टीट्यूट है, क्या होगा, और आज आप क्या लेके जा रहे हो, फ्यूचर आपको दिख रहा है। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस एट आईआईटी जोधपुर, बिकॉज जो स्टूडेंट नए आएंगे उनके भी माइंड में यही होगा, बिकॉज
दिस इज द मेन थिंग कि यार ये नई आईआईटी है, 8 साल 10 साल हुआ है तो क्या ही होगा यहाँ पे। सो शुभम, तो actually, योर एक्सपीरियंस एट आईआईटी जोधपुर। 1.5 साल तो ऑनलाइन ही हुआ था, तो कुछ तो कैंपस तो नहीं आ पाए। 6 महीने थे कैंपस में, कोविड की वजह से सब ऑनलाइन था। कोर्सेज अभी तक भी मतलब भी हमारे जितने भी कोर्सेज हुए हैं सारे ऑनलाइन थे टिल दी लास्ट सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम। और प्रोजेक्ट के लिए हम सब यहाँ पे थे, तो प्रोजेक्ट के टाइम पे ही बहुत कुछ सीखने को मिला। जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं आई गेस वो एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आईआईटी जोधपुर में। रिसर्च का जो भी लैब एनवायरनमेंट है, जिस तरह से प्रोफेसर्स हैं, जिस तरह से तुम सीख सकते हो और अपना होराइजन एक्सपैंड कर सकते हो, आई गेस उससे मैं शायद बहुत कॉन्फिडेंट बन गया हूँ मैं। बिकॉज जब मैं अप्लाई कर रहा था तो शायद मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट देन आई गॉट इनटू मिशिगन स्टेट, और उससे मैं एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। और मेरे को ये लगता है कि अब बस सोचना नहीं है किसी चीज को करने से पहले, बस कर देना है। जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बट जस्ट गो फॉर इट, डू इट। इफ दैट इज योर्स, इट विल बी हैपनिंग। अगर नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, और आगे चांसेस। अच्छा शैलजा, आपसे एक सवाल ये है कि जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, अगर आपको उनको 2 एडवाइस देनी है, मतलब एक बंदा फॉर्म जैम का प्रेफरेंस में डाल रहा हो उस प्रोसीजर को, तो वो किसी भी जगह, नॉट ओनली एट आईआईटी जोधपुर, वो किसी भी आईआईटी में, एनआईटी में, कहीं भी जाओ, तो 2 एडवाइस अगर आपको देनी हो अपने एमएससी केमिस्ट्री के जूनियर्स को, देन तो पहली एडवाइस तो मैं देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर गेटिंग इन यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो और यू आर गेटिंग आईआईटी पलक्कड़ भी मिल रही हो, वो बहुत न्यू है, तो गो फॉर आईटी। क्योंकि आईआईटी का एक्सपीरियंस जो तुम्हें दे सकता है वो यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं दे सकती। तो अगर यू आर गेटिंग, मुझे भी डीयू मिल रहा था और हिंदू कॉलेज, तो मैं हिंदू कॉलेज से, मेरी बैचलर से मुझे एमएससी के लिए भी वहाँ पे एडमिशन मेरा हो गया था। फिर आईआईटी जोधपुर, आई टोल्ड यू कि मेरा स्पोर्ट राउंड के थ्रू हुआ है, तो मुझे पता नहीं था कि आई एम गेटिंग और नॉट, तो मेरा भी ये था और मेरी किसी से बात भी नहीं हुई थी। आई ट्राइड एंड इट्स वर्थ इट। अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से ही एमएससी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो ऐसा नहीं है, हमें प्रोफेसर अलाइन होता है कि ये तुम्हारा सुपरवाइजर है एंड इनके अंडर तुम्हें रिसर्च करनी है। वहाँ पर अब भी बैचलर्स जैसा ही हिसाब है कि तुम सुबह जाओगे लैब में और वहाँ पे तुम्हारे साथ लाइक इफ यू हैव 57 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो डिवाइड हो जाती है 3 में, इतने इनऑर्गेनिक, इतने ऑर्गेनिक और इतने फिजिकल। और उनका फिजिकल में कुछ एक प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे we 3 वर्क ऑन 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इसके अलग 2, इसके और मेरे अलग 2, उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, वो सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। लाइक जितनी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स मुझे पता होंगी, आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को उतना पता होगा अभी हमें। तो आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि आईआईटी का जो सीनियर्स है हमारे पीएचडी वाले, दे हैव टॉट अस रियली गुड थिंग्स एंड दे नो टू हैंडल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी में तुम्हें वो नहीं मिलता, पीएचडी से तुम्हारा कांटेक्ट नहीं होगा। एंड सेकंड एडवाइस मैं देना चाहूंगी, सेकंड एडवाइस, मुझे लगा कि आप पहला के बाद ठीक है, व्हाट इज योर सेकंड एडवाइस? If you are going for NetGate, so go for it. We don't know much about it, तो we can't say. But अगर तुम यूनिवर्सिटीज में, if तुम PhD करना चाह रहे हो, तो प्लीज पहले से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी कंट्री में जाना है, क्योंकि तभी तुम लाइक फोकस्ड होके उस कंट्री के लिए अप्लाई करोगे। मैं बहुत हेल्थ हफसर्ट थी कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें फेस करी, बहुत सारी डेडलाइंस मिस हो गई, यूएस की भी, यूके की भी। तो एक प्रॉपर एक प्लान चार्ट आउट कर लो और पहले डिसाइड कर लो। इफ यू आर गोइंग फॉर यूरोप, तो वहाँ पे तुम्हें प्रोफेसर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ साइट्स होती है, findaphd.com, jobs.ac.uk, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना। डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें, जो स्कॉलरशिप भी अभी आपने कुछ शैलजा ने बताया, आई विल आल्सो ऐड इट, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेंगे तुमको। अगर क्योंकि फ्री होता है एप्लीकेशन फी, तो तुम्हें सिर्फ अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखना है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अप्लाई इट। और एक तो ये होता है कि साइट्स में जो अवेलेबल पोजीशंस होती हैं वो होता है सेकंड रूट। फर्स्ट रूट बात करो तो मैं अभी भी कहूंगी कि प्रोफेसर के थ्रू अप्लाई करने में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। जो यूनिवर्सिटी सबको दिख रही है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है तो अप्लाई कर दो,
पर अगर तुम प्रोफेसर के थ्रू अप्लाई करोगे, कुछ प्रोफेसर बहुत ही लेजी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कोई मेरे पास आ जाए, मेरा बात हो जाए उससे और डन हो जाए। Right. हमारी क्लास में एक लड़का है सौरभ मन्ना, उसका ऐसे ही हुआ है। अच्छा जर्मनी में हुआ है उसका। उसका जर्मनी में हुआ है, पोजीशन नहीं निकली हुई थी कहीं पे। प्रोफेसर को मेल करा, प्रोफेसर से बात हुई, प्रोफेसर को अच्छा लगा, हो गया। तो see, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता हाँ, है। ओके। और ये एक और कि अगर तुम यूरोप में अप्लाई कर रहे हो तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि अगर तुम मेल करने के लिए कुछ बना रहे हो तो एक्सेल शीट पे मैंने क्या किया था, आई मेड 6 कॉलम्स, जिसमें पहला कॉलम प्रोफेसर का नेम ऑब्वियसली, फिर उसकी यूनिवर्सिटी किस में है, देन कौन सी कंट्री में है, फिर उसका ईमेल और उसका रिसर्च ग्रुप का लिंक और क्या डेडलाइन है उसकी अप्लाई करने की। तो ऐसे करके मैंने पहले जर्मनी कवर करा, फिर यूके कवर करा, फिनलैंड, बेल्जियम, ऐसे करके मेरे 70 to 80 प्रोफेसर्स की लिस्ट बन गई थी आपके डोमेन एरिया के अक्रॉस द Yes, ग्लोब। yes. राइट। और तुम्हें मेल बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत बिजी रहते हैं, इवन हम भी रिप्लाई नहीं करते हैं मेल्स का। इवन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से कोई प्रोफेसर ने रिप्लाई नहीं किया। हाँ, तो रिप्लाई आना I got admission. नॉट, तुम अगर तुम्हें रिप्लाई रिजेक्शन का भी दे रहा है कि उसके पास फंडिंग नहीं है, तो उसने रिप्लाई किया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ठीक। तुम मत सोचो, मेल करो ऐसा। तो व्हाट आई गॉट की नेवर अंडरएस्टिमेट या योरसेल्फ। नेवर और अंडरस्टैंड। अपॉर्चुनिटीज दिख जाए, अप्लाई मेल ही तो करो। करना है, एक फॉर्मेट, एक ड्राफ्ट बनाना है। यस, और ये मत सोचो कि 10 मेल तुमने भेज दिए और तुमको रिप्लाई नहीं आया। 50 मेल्स करोगे तो तुम 5 मेल सोचो कि रिप्लाई मिलेगा। और Right. 5 में से 3 नेगेटिव होंगे, 3 2 negative होंगे, शायद पॉजिटिव शायद होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। तो शुभम, हाँ शुभम, एक एडवाइस जूनियर्स की आपसे, जो मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस से यार देखो, मैंने जिंदगी में अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने मुझे 2 साल पहले मुझे ये बता दिया होता तो शायद मुझे ना ये और मजा आ गया होता। तो अगर कुछ ऐसी चीज जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि देख भाई एडमिशन हो गया, फ्रॉम द डे 1 ये गलती मत करना, एक कोई ऐसी चीज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वैसे अच्छा, तो। 14 बता दो। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने काफी सारा रिसर्च के बारे में बोल दिया, पीएचडी के बारे में बोल दिया, ऐसे अप्लाई करना that होता point है, is ऐसे covered. होता है। आई गेस दे हैव कवर्ड ऑल दीस पॉइंट्स, बट मैं कहूंगा कि कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। Right, networking. नेटवर्किंग जो है ना, जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होता है प्रोफेसर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो बिकॉज जब आप घर से दूर होते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर इन अ प्लेस वेयर यू डू नॉट नो मेनी पीपल। बट जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, तो यू ऑल्सो फील गुड अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं आया है इंसान, यहाँ पे आईआईटी में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, जस्ट बिकॉज कि हमको सिर्फ 6 महीने मिले, ऐसा लगता है कि शायद और टाइम थोड़ा मिलता तो और लोगों को जान पाते। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हम जानें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज when I was applying to the universities, I ended up applying to the universities just by the deadline, so like 1 or 2 days before the deadline. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद और पहले अप्लाई करता डेडलाइन से, मतलब 1 महीने पहले, बिकॉज मेरा जो जीआरई टोफल हुआ था वो नवंबर में हुआ था, और जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की उसकी डेडलाइंस होती है वो दिसंबर या फिर जनवरी में होती है, तो शुरू हो जाता है सितंबर में ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप जीआरई टोफल जो भी एग्जामिनेशन अगर वो आप पहले दे देते हो तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप डेडलाइन से पहले जाओगे तो अगर ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं होंगे तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड बिफोर द अदर I got the point, right. अप्लाई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम फ्रेम को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे उठे, मेरा एक Correct. कोई फ्रेंड है वो Correct. कर रहा है, लो मैं भी कर लेता हूँ, ये Correct. सब नहीं। तो अगर हम प्लान की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सितंबर स्टार्टिंग तक तुम्हारा जीआरई हो जाना चाहिए, एंड सितंबर एंड तक तुम्हारा टोफल हो जाना चाहिए, ताकि तुम अक्टूबर में, हाँ इज फाइन, बट एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। अगर उनको तुम्हारी एप्लीकेशन है और एक और की एप्लीकेशन है, तुमने लेट अप्लाई किया डेडलाइन के पास और उसने स्टार्टिंग में अप्लाई किया है, Obviously. बिल्कुल सेम प्रोफाइल है, Same तो वो profile, उसको उसको ज्यादा privilege प्रायोरिटी देंगे। तो अक्टूबर तक डन विद ऑल एग्जाम्स, जस्ट अप्लाई आफ्टर दैट। और ये यूएस के लिए है, यूरोप के लिए इट ओपन ऑल द टाइम। अगर तुम अभी भी देखो तो बहुत सारी पोजीशंस होंगी, यू कैन अप्लाई राइट नाउ, 2 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हो, बट यूएस का एक फॉलो होता है बहुत- प्रोसीजर कि वो उसी टाइम पे ही लेते हैं। टाइमलाइन एंड मौका मिले तो इंटर्नशिप जरूर कर लेना। Internship. इंटर्नशिप कर लेना, ठीक है। ठीक है। एंड सब तक वन एडवाइस फ्रॉम यू।
कुछ अलग, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि यार देखो अब आ रहे हो कैंपस में तो देखो ये चीज़ कर लोगे तो और बेहतर होगा, कोई भी एक एडवाइस जूनियर्स को जो शायद आपको किसी ने नहीं दी स्टार्टिंग में, कुछ शेयर करना चाहते हो? आई वुड लाइक टू से कि मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था कि कैसे अप्लाई करते हैं। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे गाइड किया कि यू हैव टू डू लाइक दैट वे एंड तो आई लाइक से कि आपको पता होना चाहिए, अगर पहले से आपको पता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। एंड मैंने एक गलती की थी जो मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने सारे प्रोफेसर्स को ऐसे मेल नहीं किया था। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थे कि मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था। तो अच्छा। अगर आप मेल करके अप्लाई करते तो शायद आप रिजेक्शंस नहीं आएंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया था बहुत अच्छे स्कूल्स में, CUC बार्कले, राइस, पार्डू, तो आप कर सकते हैं, बट आपको क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आप होना लिस्ट चाहिए। में नहीं आओगे और अगर आप मेल नहीं करोगे मेल तो लिस्ट मेल में नहीं करके आओगे। आपको कांटेक्ट अगर करना हो तो अगर प्रोफेसर के पास इंफॉर्मेशन है कि दिस पर्सन हैज कांटेक्टेड मी, सो दैट हैज हाई वैल्यू। ओके। और हमने रिजेक्शंस बहुत ज्यादा फेस Yes. करे हैं। तो ये जो Rejections जर्नी तो है, होंगे। ये जो जर्नी है, Rejections तो मैं कहूँगी इसमें स्ट्रेस होता है, ये नॉर्मल है। ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? ये सबके साथ होता है। आई टोल्ड यू कि मुझे यूरोप से 12 रिजेक्शंस आए हैं और 3 रिजेक्शंस US से हैं। इनको भी रिजेक्शंस आए हैं। मैंने आर्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 7 से रिजेक्शन है, 1 से ऑफर। एक से ऑफर। इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा, मतलब आई हैव सीन दैट वेबसाइट, उसमें हर चीज मतलब SOP से लेके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सारी चीजें लेके तुम्हारा बस तुम कंसिस्टेंटली काम करते You have हो। to have patience. पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम एक मैं जैसे यूरोप में अप्लाई करी थी तो 1 घंटा मेरा था कि मुझे देखना है कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हाँ, जो मेरे right. लिए मैच कर रहे हैं, उनमें अप्लाई करना है। उनकी रिसर्च प्रोफाइल, लैब्स विजिट, लैब का वो Yes. वेबसाइट। तो उसमें टाइम लगता है, तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो सबके साथ होता है। बट सी वी आर एंडेड इन सच गुड प्लेस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो हमारा बहुत- हुआ है, बिना इंटर्नशिप के हुआ है। तो बच्चों अगर तुम्हारा मन है, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, Go for it. गो फॉर इट। गो फॉर इट। सो दोस्तों, ये था आज का इंटरव्यू एंड आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो कि 1 घंटे से ऊपर बीत गया और मैं पॉज ही नहीं कर पाया बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर मिले ना मिले। अब देखो ऊपर वाले का कर्म देखो कि क्या है कि कल रात को मेरी इनसे मुलाकात हुई और आज सुबह, इस वक्त सुबह के 8 बजे सब ने स्टार्ट किया था, 9 बजने वाले हैं, इनफैक्ट 9:30 होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कि आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और कई सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि आप केमिस्ट्री के बारे में बताओ कि यहाँ की केमिस्ट्री, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्कोप कैसा है। मेरे पास इंस्टा पे मैसेज ऐसे आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप IIT जोधपुर आ रहे हो मास्टर्स प्रोग्राम किसी के लिए भी, तो अगर आपको अब्रॉड जाना है तो सारी इन्फॉर्मेशन देखो इन्होंने बता दी, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच ब्रांच। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हो और आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो कई सारी जैसे बायजूस, अनअकैडमी और करियर पॉइंट, फिटजी आइए तो वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो रिन्यू पावर समथिंग, तो यू आर गेटिंग अ डिसेंट पे पैकेज। और अगर आपके साथ प्रोफेसर के कनेक्शंस अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अभी एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी विक्रांत के साथ, तो उसमें आपको मैंने बताया कि आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोफेसर के कनेक्शन के थ्रू। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, द पॉइंट इज आप चाहते हो कि नहीं। यस एम आई राइट? यस। सो दिस इज द मेन थिंग। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इन तीनों से कनेक्ट होना है तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल Yes. आप इनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे Please दूंगा। connect with us and we are हाँ. happy to help. या Exactly. तो एंड को- अगर आप PhD करोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी बाहर से, क्योंकि सीरियसली ये हाँ. ड्रीम होती है सबकी। तो Correct. जस्ट गो फॉर इट इफ यू आर गेटिंग चांस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं लिंक्डइन की सारी प्रोफाइल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शैलजा ने जितनी स्कॉलरशिप्स का भी नाम लिया और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक थी वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको अगर आप किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और कोई और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। और MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो जो अभी हमने डिस्कशन किया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, वी ऑल रीड दैट कमेंट्स। और जिसको जैसा सुटेबल होगा, टाइम मिलेगा, मैं तो सारी चीज़ करता ही हूँ, तो अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं इनकी हेल्प से वो आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। अभी MSc मैथ्स का मैंने बनाया हुआ था तो कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुई थी इससे। तो डरो मत, अंडर एस्टिमेट मत करो,
और इनके साथ रह के अब मेरी भी थोड़ा सी हिम्मत बढ़ रही है। Consistency is the Consistent- key. अब मैं भी जो है प्रोफेसर्स को मेल लिखना शुरू कर दूंगा, मैं भी कहीं पीडीएफ लग जाऊँ यार। और ये 3 लोग पहले से चली है 3 यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ अपना जुगाड़ अब धीरे धीरे मैं भी बैठा रहा हूँ। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। और सुनो, यूएस वेस्ट जाना तो चैनल वहाँ सब्सक्राइब करवा देना। ये तो कहने की बात है। तो वहाँ के थोड़ा सा मेरे वहाँ पे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी सही रहेगा। Yes. So anything that you want to end up this video, this interesting conversation? I will say consistency, determination, dedication is the key. Okay? हाँ। Just follow your dreams और जो चाहते हो सब मिलेगा। सब मिलेगा। Time पे You can मिलेगा। do it. I am from a very small town. हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता। ओनली थिंग मैटर्स इज दैट इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड और नॉट, एंड इफ यू आर गिविंग योर 100%। Yes. So this is the thing। Give और your हाँ, 100%. और ऐसा नहीं कि आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मतलब अपने आप को ब्लेम मत करो और सिचुएशंस को ब्लेम ना करके आप अपॉर्चुनिटीज में कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहो, थोड़ा सा परसिवरेंस हो और कनेक्शन बनाओ, राइट? Yes, सीनियर्स connection सीनियर्स जूनियर्स सबसे इंटरेक्ट करो जो जैसा मिले। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के Subscribe साथ करना। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आईटी जोधपुर से रिलेटेड मैं तो अब आप लोग चले जाओगे यहाँ से, तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जब तक मैं रहूँगा तो आपको टेक्निकल फेस्ट, म्यूजिकल फेस्ट वीडियोस आती सारे रहेंगी। videos। और इंशाल्लाह आप लोग आओ कॉन्वोकेशन में आना, अगर आप लोग इंडिया में रहना तो आना, तो फिर से उसकी भी वीडियो बनाएंगे। एंड दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। सो अब इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय। Bye.